चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एंड मैटर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं इनके डुअल बिहेवियर की बात इस चैप्टर में हम लोग पर करेंगे कि इनके डुअल बिहेवियर होते हैं। लेकिन मैटर का वेव नेचर और वेव का मैटर नेचर, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो स्टार्ट में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले इस वर्ड को ही हम देखेंगे, यहीं से काफी कुछ क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। यहां पर जो फोटो का मतलब ही है वो लाइट रेडिएशन से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उस रेडिएशन से है, लाइट एनर्जी से है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इस लाइट रेडिएशन से हमको कौन सा इफेक्ट देखना है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक प्रभाव देखना है, वैद्युत प्रभाव। फोटो से मतलब लाइट रेडिएशन से, लाइट एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो लाइट एनर्जी किसी भी चीज पे इंसिडेंट होके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दे और वो इलेक्ट्रॉन मूव करके करंट या और चीज दे, पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या हुआ? चार्ज से हुआ, और चार्ज का अल्टीमेट मतलब इलेक्ट्रॉन से है। तो कहीं ना कहीं लाइट रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन की बात करनी है किसी मेटल की सरफेस से, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? किसी मेटल पर कोई भी लाइट रेज हम डालें तो उस लाइट रेज से क्या हो? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, और उस एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हम कोई यूज कर पाए। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं बाय द लाइट रेडिएशन, बाय द लाइट एनर्जी, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ थियरी जो आपके बुक में आगे शुरू में लिखी गई है कि किस डेट में, किस ईयर में साइंटिस्ट ने क्या कैसे किया, ये एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम देखें तो ये क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। It is process of ejection of electron from metal surface, from the metal surface by the incidence of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट रेडिएशन। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये कोई मेटल का सरफेस है ये, और इस सरफेस पर हमको क्या करना है?
मान लेते हैं ये लाइट रेडिएशन एनर्जी है, सन से या किसी भी सोर्स से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से इस मेटल पे पड़ रही है। ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है। अब ये जो मेटल है ये एटम का बना हुआ है। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो ये मेटल किस चीज का बना हुआ है, इसमें भी एटम है, और एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट सेल को अगर हम देखें, ये सबसे बाहरी सेल है मान लेते हैं इस एटम की, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब उनको कम एनर्जी दे करके हम रिजेक्ट आउट कर सकते हैं। आपने एक टर्म केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, 11th क्लास में। व्हाट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल? अगर आपको थोड़ा भी याद हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देन इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is responsible for the just ejection of electron from an isolated gaseous atom। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड में उन्होंने अपना आइसोलेटेड गैसेस एटम से डेफिनेशन लिखी है। हमको यहाँ पर बात ये करनी है कि किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना है, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो लूजली बाउंडेड होगा, जो बहुत मतलब जिसका आयोनाइजेशन, और मेटल भी कौन से लेंगे, मेटल ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मेटल का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कम होता है, और जिन मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो बेहतर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे। रीजन इज दैट कि उनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। देन दैट काइंड ऑफ मेटल इज बेटर फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट which have the minimum ionization potential। अब ये जो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा कि जो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो खास करके मेटल के होते हैं, और अलोंग द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा तो उससे क्या होगा कि और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की आसानी से निकलने की, ठीक है। तो जो चीज हम वहां आयोनाइजेशन पोटेंशियल केमिस्ट्री में पढ़ते थे, उसी टर्म को फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि मेटल की सरफेस से जस्ट इजेक्शन के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम वहां पर आइसोलेटेड गैसेस एटम पढ़ते थे, यहां पर हम मेटल के सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो वो जो एनर्जी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? तो हर मेटल, ये नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करती है, हर मेटल की अपनी फिक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, और ये तो पक्का है कि जिस मेटल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, मतलब दैट मेटल इज बेटर फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, अगर फर्स्ट ग्रुप को देखें तो ये कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला ग्रुप है, उनमें भी अगर लिथियम की बात करें, फिर सोडियम की बात करें, फिर पोटेशियम की बात करें, रूबिडियम की, सीजियम की, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव नेचर होता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है, घटती जाती है, और आपने देखा होगा कि सीजियम की बहुत कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये मेटल बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सीजियम और रूबिडियम। और यही रीजन है कि जो सोलर पैनल होते हैं, जो सोलर प्लेटें होती है, जो चार्जिंग वाली प्लेट आपको लगाई जाती है, तो उन प्लेटों में यही मेटल की कोटिंग होती है, यही मेटल होते हैं। जो आपने सोलर पैनल देखा होगा सौर ऊर्जा के, तो उनमें जब लाइट रेडिएशन पड़ती है, तो लाइट रेडिएशन पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस लगा के खींचा जाता है, फिर वो मूव करते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चलाते हैं। वो सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सीजियम को क्यों लेते हैं, रूबिडियम को क्यों लेते हैं, इसका रीजन ये है कि इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है। तो केमिस्ट्री की भाषा में तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन यहां हम जो बोलेंगे उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, वहां आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती थी वो थी, और यहां पर क्या है
कि मेटल के सरफेस से हम ये टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री के किसी भी चीज को दे करके कि आप बताइए कि इसमें सबसे बेटर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन देगा, तो आप इसको ये ना समझिए कि याद करने वाला क्वेश्चन है, हम इसको रट के करेंगे, केमिस्ट्री के एलिमेंट रटे रहेंगे कि इनमें सबसे अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक, नहीं। आपको ये देखना है कि जिसका आईपी कम है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसका कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो बेहतर मेटल होगा किसके लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बात करते हैं भाई, और बेटर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी शुड बी मिनिमम, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी शुड बी लो, या अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले इसी बात को, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो, ये कम होना चाहिए, दिख रहा है नीचे। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। जैसे जैसे आईपी बढ़ता जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की जो बेहतर कंडीशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। या आप ऐसा बोल सकते हो जैसे जैसे आईपी कम होता जाएगा ये कंडीशन और बेहतर होती जाएगी। इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। एक नया टर्म थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है which is responsible for the just ejection of electron from the metal surface. Clear? With zero kinetic energy का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पर जीरो होगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा, ये इसके पास कोई खुद की वेलोसिटी नहीं होगी, ये जस्ट केवल इजेक्शन इसका हुआ है। इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इतनी एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्लियर? और अब यहां पर अगर इसको आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिल्कुल उसी के सिमिलर है ये भी। अब हम ये करते हैं कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहां से देखें तो ये एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, या इसको हम E = h न्यू लिख सकते हैं और न्यू को c बाई लेमडा, तो E को hc अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, h इंटू न्यू नॉट, और फाई को क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लेमडा नॉट, वेयर दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस वन इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो ये क्या था, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये तो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which is responsible for the just ejection of electron from the metal surface is called the threshold frequency। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 1/hc अपॉन लेमडा है, मतलब अगर ये कोई चीज मिनिमम है तो ये मैक्सिमा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which is responsible for the just ejection of electron from the metal surface is called the threshold wavelength. Meaning is that beyond this wavelength there is no ejection of electron from the metal surface, but below than this wavelength there is the possibility of the ejection of electron with some kinetic energy. Clear? जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी, मतलब फाई नॉट या E = फाई नॉट से कम एनर्जी की अगर हम लाइट डालते हैं, then there is no ejection of electron and there is no photoelectric effect. But
if we increase the energy greater than this value, after that this electron eject with some kinetic energy. अगर हम ज्यादा एनर्जी से क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी कि फाई नॉट क्या है। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पांसिबल फॉर द जस्ट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसकी हम बात करें और इसकी बात करें तो यहाँ से दो स्पेशल टर्म अराइज होते हैं, एक को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दूसरे को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी मिनिमा है तो ये भी मिनिमम होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये मिनिमा होगा तो ये मैक्सिमा है। और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ते हैं। क्लियर? अब यहां पर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसे न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है, इट इज मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन it is minimum frequency of electromagnetic radiation which is responsible for just ejection of electron from metal surface below than this frequency। अगर इससे हम कम फ्रीक्वेंसी करते हैं तो कोई भी क्या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, below than this frequency there is no ejection of electron, yeah there is no photoelectric effect। There is no photoelectric effect। मतलब ये फाई नॉट जो होगा वो एच न्यू नॉट होगा। अभी चाहे फ्रीक्वेंसी हो थ्रेशोल्ड, चाहे थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, चाहे वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं कि नेचर ऑफ द मेटल कैसा है। अगर ऐसा मेटल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मेटल। ये बात चाहे लिख लीजिए, ऑल दीज वैल्यू, ऑल दीज वैल्यू का मतलब चाहे वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या आप ऐसे समझ लीजिए फाई नॉट, न्यू नॉट एंड लैम्डा नॉट, all are depends on
नेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करते हैं कि किस नेचर का मेटल है, कैसा है। ठीक है, इसको नोट करने के बाद थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। अगर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो यहां पर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख देते हैं, यहां पर लैम्डा नॉट लिख देते हैं, और ये क्या होगा, इट इज मिनिमम नहीं होगा, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ लिखेंगे यहां पर, wavelength of electromagnetic radiation which is responsible for just ejection of electron, आप भी समझ रहे, from metal surface। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर लिखा हुआ कि below than this value या this frequency there is no ejection of electron, तो यहां पर below than नहीं होगा, above than होगा, या beyond this frequency ऐसा भी लिख सकते हैं ना, beyond या above than this value, above than this frequency की जगह आप वेवलेंथ कर देंगे, this wavelength there is no ejection of electron, मतलब कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ hc अपॉन लैम्डा नॉट लिखेंगे, और लैम्डा नॉट जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तीन टर्म हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हो गया नोट। अब ये तीन टर्म हो गए। अब देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, कैसे। जैसे ये मेटल का सरफेस है, और यहां से हम लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, ये एच न्यू कोई लाइट है, इस तरीके से। तो जैसे यहां पर लाइट एनर्जी ये एच न्यू हम इजेक्ट करते हैं, और अगर इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन एक नया टर्म बोलते हैं। तो जहां मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है उसी में ब्रैकेट में आप वर्क फंक्शन भी लिख लेंगे। इस फाई नॉट को क्या कहते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, या क्रिटिकल एनर्जी भी कहते हैं। वर्क फंक्शन टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे इसका वर्क फंक्शन, ये एनर्जी हम मान लेते हैं E के बराबर है, तो जैसे ये इसका वर्क फंक्शन इसके बराबर होगा तो जस्ट इलेक्ट्रॉन का यहां पर इजेक्शन हो जाएगा। और अगर इस वर्क फंक्शन से या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ये वैल्यू या ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कोई इजेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है तो ये काइनेटिक एनर्जी के साथ, मतलब इतनी एनर्जी तो खर्च हो जाएगी इजेक्शन में, जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल का मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट इधर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा, और मूव करेगा तो फिर इधर हम सर्किट को कंप्लीट करके, जैसे यहाँ हायर पोटेंशियल को लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है उधर और ये नेगेटिव है, इस तरीके से
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर ये बैटरी के साथ अप्लायंस जोड़ करके इसको क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इधर चलाते हैं, जो कुछ भी होगा ये, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो और काइनेटिक एनर्जी। कुछ तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, तो यहां तक अपने आप रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और फिर क्या करेंगे, वो इस तरीके से जब रीच करेंगे तो फिर इधर से फिर ऐसे एक अलग तरीके की सर्किट बना ली जाएगी यहां से, जो इसको क्या करेंगे, हाँ। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है, ई एनर्जी जो हम डाल रहे हैं, ये एच न्यू है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट एनर्जी है जो डाल रहे हैं मेटल के सरफेस पे, या इसी को फोटो एनर्जी कहते हैं, या इंसिडेंट रेडिएशन कहते हैं। ये एनर्जी जब हम इस पे डालेंगे तो ये क्या करेगा, अगर ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसमें तीन कंडीशन बनेगी। इफ इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, ऐसी सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और विद काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर सी विद काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, लेकिन अगर ये इसके जस्ट इक्वल है वर्क फंक्शन के, ऐसी सिचुएशन में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर सी विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये एनर्जी कम रह गई वर्क फंक्शन से, तब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात आ रही समझ में। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन कंडीशन इज दैट एनर्जी इज ग्रेटर और इक्वल टू its work function of the metal. Incident energy is greater or equal to work function of the metal. उस मेटल का जो भी वर्क फंक्शन है, उस वर्क फंक्शन से या उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट एनर्जी या तो ज्यादा हो, कम से कम हो तो उसके बराबर हो, ठीक है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कई क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपको क्या करेगा, बहुत सारे वर्क फंक्शन दे देगा, मतलब मेटल का वर्क फंक्शन दे देगा और बहुत सारी इंसिडेंट एनर्जी दे देगा, कहेगा कि बताइए कि किसमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, किन किन केसेस में। दूसरा, एक इंसिडेंट एनर्जी दे देगा कि इंसिडेंट एनर्जी ये है, और बहुत सारे मेटल दे देगा, उनका अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, तो वो मेटल जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, उस इंसिडेंट एनर्जी से कम होंगे या बराबर होंगे, वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देंगे, और जिनका भी एक्सीड कर जाएगा उस वैल्यू से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देंगे। नोट करिए, फिर एक आप क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आएगा आपको। जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है,
क्वेश्चन पूछता है कि देयर आर three metals A, B and C having work function 3 electron volt, 2 electron volt and 1.5 electron volt respectively. If electromagnetic radiation, if an electromagnetic radiation of wavelength 100 ऐसे कर दिया मैंने एंगस्ट्रॉम 1000 एंगस्ट्रॉम is incident on the surface of metals. आपको बताना है among these metals which will give the photoelectric effect. ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इंसिडेंट एनर्जी निकालनी है और एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ इंसिडेंट दी हुई है और आपका वर्क फंक्शन दिया हुआ है ए का फाई ए आपको दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का दिया हुआ है फाई बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी का दिया हुआ है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन आपको दिए गए, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, पहले तो इंसिडेंट एनर्जी पता पड़ जाए तो हम उसमें से मैच करा लें कि किसका वर्क फंक्शन कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो ये बहुत हाई वर्क फंक्शन के मेटल है और जो हम इंसिडेंट एनर्जी डाल रहे हैं वो कितने की है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था अभी इससे पहले वाले टॉपिक को जो पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए हो आपको तो आप hc/लैम्डा लगाने के बजाय आप क्या करेंगे, इसको ऐसा लगाएंगे, ये जो फार्मूला होता है यहां से लैम्डा की वैल्यू रख देते एनर्जी आ जाए। आपको डायरेक्ट एनर्जी इंसिडेंट नहीं दी हुई है बल्कि इंसिडेंट वेवलेंथ दे दी, तो उस वेवलेंथ से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी हो तो इसकी जगह पे हम 12400 रखते हैं, याद हो अगर तो, ठीक है। और अपान में क्या लिखते हैं, अपान में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये हमने कहा था कि ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी हुई हो, लैम्डा निकालना हो या लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी हो। तो यहाँ आपको एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दिया हुआ है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जरूरत है, निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा 12400 अपॉन 1000।
ठीक है। तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब आप देखिए कि एनर्जी जो आई ई इंसिडेंट एनर्जी वो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमको नहीं लगता कि कोई भी वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, मतलब सारे वर्क फंक्शन इससे कम है, मतलब सब मेटल पर डालेंगे सब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देंगे। ठीक है ना, बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 3, 2, 1.5 ऑल ऑफ देम। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल मेटल ए बी एंड सी आर गिव द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल मेटल ए कॉमा बी एंड सी गिव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी is greater than work function of all metals। सारे मेटल के वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। क्लियर? नोट करिए इसको। ये हो गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने आपसे कहा कि जब इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर आर इक्वल टू द थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन से होगा तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। ठीक है। अब अगर ये ज्यादा है इससे, मतलब फाइनॉट जो है वर्क फंक्शन जो है ये इससे ज्यादा है, तो होता यह है कि ये जितनी एनर्जी इसको इजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन की चाहिए वो इनमें से ले लेगा 5। अब आप कहोगे कि फिर भी अगर ये इससे ज्यादा है तो एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। मतलब वो क्या होगी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, या इसी को हम क्या लिखेंगे, के या काइनेटिक एनर्जी। और ये वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसका रीजन ये है कि ये मिनिमम है, ये कम से कम एनर्जी है। हमने जो यहां एनर्जी ली है वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्शन के लिए कम से कम ली है। ठीक है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इससे ज्यादा एनर्जी लेंगे तो इजेक्शन के लिए, तो कम से कम वाली एनर्जी ली है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम होगी। ये इससे भी काइनेटिक एनर्जी, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होगा। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा ये, K max इज इक्वल टू, इस एनर्जी को हम h न्यू लिख सकते हैं और वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, h न्यू नॉट, या इसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h को कॉमन ले लिया, ये न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको hc अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको hc अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, और ये माइनस में क्या हो जाएगा,
एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो ये आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर एच सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ पर फिर से वही बात, अगर लेमडा नॉट और न्यू नॉट की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वाली। न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा नॉट जो है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के आगे स्टार्ट करते हैं।